10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एक्सप्लेन किए थे, जरा उनको एक बार रीकैप कर लेते हैं। एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 था गिफ्ट विल और साइंटिफिक रिसर्च। अगर कोई एसेट जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज हो रही थी, नाउ दैट एसेट brings to use in our normal business or profession, then in that case the actual cost of that asset would be the cost of the asset to the SEC minus deduction already allowed under section 35. Here explanation number 2 हम लोगों ने देखी गिफ्ट विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर। अगर कोई गिफ्ट या विल से कोई एसेट ट्रांसफर होती है तो एक्चुअल कॉस्ट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द प्रीवियस ओनर minus depreciation already availed by him in totality। जो उसके पास WDV बचेगा that would be the actual cost to be clear। explanation number 3 मैंने बताया अगर कोई एसेट ट्रांसफर की जाती है for the purpose of getting the higher depreciation or tax evasion purposes, then in that case the actual cost would be the amount which is fixed by the assessing officer। आया ना। explanation 4 was saying अगर कोई एसेट ट्रांसफर तो की गई लेकिन नॉर्मल रेट से, असेसिंग ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उस एसेट्स को रीएक्वायर कर लिया गया। क्या कर लिया गया? रीएक्वायर कर लिया गया। तो कहा गया अब जो जिसने रीएक्वायर किया उसको पकड़ो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वही क्लेम करेगा। मैंने पहले ट्रांसफर की फिर अपनी ही एसेट खरीद ली, सरकार को क्या दिखाने के लिए? ठीक है। तो उस केस में कहा गया कि आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट होगी एक्चुअल कॉस्ट एट WDV एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर बाय मी टू द अदर पर्सन और रीएक्विजिशन प्राइस व्हिचएवर इज लेस। एक्सप्लेनेशन नंबर 4A बताया गया ट्रांसफर करके मैंने रीएक्वायर नहीं किया, लीज बैक कर लिया, फिर से सरकार को ठेंगा दिखाने के लिए, और ये आज तक दिखाते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। लेकिन उसके पीछे एक सिस्टम है, एक सेक्शन है, ज्यादा वो इन्वोक नहीं कर सकते हम लोग, फिलहाल उसको हम किनारे कर दें। तो हमने कोई एसेट लिया और उसको लीज बैक पर ले लिया। क्या लेंगे? एक्चुअल कॉस्ट। किसके लिए? जिसको मैंने लीज पर दिया। गवर्नमेंट ने केवल अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बोल दिया कि जा तेरे ही हाथ में एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, तो WDV ऑफ द ट्रांसफरर वुड बिकम द एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफर। दैट्स इट। इससे ज्यादा क्या बोल सकती हो? बोल सकती है। Explanation number 5, if any building which was earlier used by mine own residential purposes now brings in the business for business purposes, then what would be the actual cost? कहा गया ये मानते हुए कि बिल्डिंग आज से नहीं, जब से मैंने इस बिल्डिंग को बनाया तब से ये बिल्डिंग हमारे रेजिडेंशियल पर्पस में नहीं, बिजनेस के रेजिडेंशियल पर्पस में यूज हो रही थी। रह तो रही थे, ये मान लो शुरू से ही बिजनेस में ये एसेट यूज हो रही थी, इस पर नोशनल डेप्रिसिएशन लगाते आज इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या मानी जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 बताया अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी अगर होल्डिंग को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो उस केस में ट्रांसफरी के लिए क्या लिया जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट, बशर्ते होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। बोलो ना। अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती हैं तो WDV ऑफ द ट्रांसफरर वुड बिकम द एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफर। सोचना ही नहीं है। सोचो होल्डिंग ने सब्सिडरी को 5 लाख की एसेट 1 करोड़ में ट्रांसफर की, WDV 5 लाख की 1 करोड़ में ट्रांसफर की, तो बताओ ट्रांसफरी के लिए कितने रुपए माने जाएंगे? 5 लाख।
एक्चुअल कॉस्ट। जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे उस समय भी देखेंगे, यही चीज मैच करते हुए आएगी। फिलहाल अभी तो उससे मतलब नहीं है, आगे चलते। एक्सप्लेनेशन नंबर 7, अगर कोई अमलगमेटिंग कंपनी अपनी एसेट अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करे तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो कहा गया WDV ऑफ द ट्रांसफरर वुड बिकम द एक्चुअल कॉस्ट टू द ट्रांसफरी प्रोवाइडेड ट्रांसफरिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 ए बताया गया था कि अगर कोई डिमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफर करती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा? कहा गया एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? WDV। जो ट्रांसफरर की WDV होगी वही ट्रांसफर के लिए एक्चुअल कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 मैंने कहा था तो आज हम बताते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 9, सैल्वेट क्रेडिट या मॉडरेट क्रेडिट याद करने का तरीका बताया जरा। 3 3 3 6 9 कैसे याद रखोगे एक्सप्लेनेशन नंबर 9 को? पहले अभी इसका नाम सैल्वेट है और पहले इसका नाम होता था मॉडरेट। मॉडरेट का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। पहले ये बोला जाता था, अब बोला जाता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। दिस इज नॉट अ वैट, दिस इज नॉट अ वैट, दिस इज योर एक्साइज ड्यूटी। दिस इज नॉट योर वैट, कंफ्यूज मत होना वैल्यू एडेड टैक्स से, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी में, उसको हम सैल्वेट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये सैल्वेट क्रेडिट मैंने बताया था, अगर मैंने कोई एसेट 10 लाख रुपए की खरीदी, उसमें 1 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी का लगा हुआ है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? और अगर गवर्नमेंट ने हमें कुछ वापस कर दिया, इसका क्रेडिट दे दिया, मान लो 80,000 क्रेडिट दे दिया ड्यूटी का, अब मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10,20,000। दिस इज योर आंसर। ये कहलाता है एक्साइज का क्रेडिट मिलना। एक्साइज का क्रेडिट मिलना क्या बोलता है कि अगर एक्साइज क्रेडिट आपने अवेल की है, देन इट मस्ट बी डिडक्टेड आउट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट एसेट टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट। दैट्स इट। क्लियर? याद करने का तरीका एक्सप्लेनेशन नंबर 9 तुम लोग अच्छी तरह मालूम है, जो कॉमन होता है ब्रैकेट के बाहर रखते हो और बाकी सब अंदर रखते हो ना। बोलो ना, गिनो 3 3 6 और 3 9। याद करने का सिस्टम है, अदरवाइज ऐसा कुछ है, अपना अपना सेट है, तो तुम लोग कुछ और बना सकते हो। हटाएं इसको। एक्सप्लेनेशन नंबर 10 मैंने बताया था 10 और 1 में कोई फर्क नहीं, याद है? 10 और 1 में कोई फर्क नहीं। एक्सप्लेनेशन नंबर 10 क्या बताता है? मैंने सेक्शन 43(1) की एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन बताई थी, नहीं बताई थी? सेक्शन 43(1) और यही है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 10। तो 10 और 1 में कोई फर्क नहीं। 1 का मतलब एक्सप्लेनेशन नंबर 1 नहीं, 43(1). 43(1) और एक्सप्लेनेशन नंबर 10 में कोई फर्क नहीं। यहां पर मैंने बताया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। सेम यहां पर भी वही है, गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट मीट आउट कर रही है। एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेड बाय गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी, एज अ ग्रांट। हमको फ्री में कुछ पैसा मिला गवर्नमेंट से, हमको कुछ फ्री में मिल गई सब्सिडी एसेट के नाम पर, तो जितनी उस एसेट के नाम पर हमको सब्सिडी या ग्रांट मिली है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट को क्या करेगी? दैट इज योर एक्सप्लेनेशन नंबर 10। क्लियर? एक्सप्लेनेशन नंबर 11 क्या कहता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहा है और वहां से सारी एसेट्स यहां ले आता है, तो अब जो एसेट यहां पर आई बिजनेस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे? डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो कहा गया एक्चुअल कॉस्ट ये मानते हुए कि शुरू से वो एसेट इंडिया में यूज हो रही थी, उसमें नोशनल डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, आज के डेट में जो WDV होती उस पर क्या होती, वही आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। दैट्स इट। एक्सप्लेनेशन नंबर 12 मैंने बताया कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में कोई एसेट ट्रांसफर होती है, मैं पार्टनरशिप फॉर्म में था, मैं किस में कन्वर्ट हो गया? कंपनी में। अब पार्टनरशिप फॉर्म से कंपनी में कन्वर्ट होने पर एसेट तो वही रहेगी जो पहले थी, बंदे भी वही रहेंगे जो पहले थे, चेंज क्या होगा? केवल कंपनी का नाम।
तो जब कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है तो उस केस में WDV ऑफ द ट्रांसफर वुड बिकम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर। एक्सप्लेनेशन नंबर 13 है आपका सेक्शन 35A-D, पहले से ही छुड़वा रखा है। जब डेफिनेशन मैंने बताया था चार्जिंग सेक्शन 28 का लास्ट पॉइंट मैंने वैसे ही कहा था सेक्शन 35A-D छोड़ दूं, और जब आएगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। और लेकिन मैंने पढ़ दिया था कि अगर कोई ट्रांसफर, डिमोलिशन या डिस्ट्रक्शन को कोई रिसीट होता है एसेट के, तो उसको हम PGBP पे टैक्सेबल करते हैं। मैंने इतना बताया था हिंट के तौर पे डेफिनेशन में सेक्शन 28 के चार्जिंग सेक्शन पढ़ लेते हैं, बाद में हम इसको सबको मर्ज करेंगे जब 35A-D पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 13, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट हैज बीन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35A-D and capital asset is transferred by way of transaction referred to in section 47। सब कुछ नहीं समझ में आया। The actual cost of such asset to the transferee shall be nil। छोड़ो, क्लियर? क्लियर तो है ही नहीं। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन नंबर 8? एक्सप्लेनेशन नंबर 8 क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। सुन लो पहले, तुरंत लिखना शुरू कर देती हूं। किसी एसेट को एक्वायर करने में, किसी एसेट को एक्वायर करने में मैंने कोई लोन लिया और लोन पर मैंने उसको इंटरेस्ट दिया जिससे मैंने लोन लिया था। बताओ वो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा या उसको पीएल में ट्रांसफर कर दें? कहा जाता है एसेट को एक्वायर करने में जितनी कॉस्ट लगे, एसेट को पाने में जितनी कॉस्ट लगे, वो सारी की सारी आप ट्रांसफर कर दो एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एसेट की कॉस्ट में जोड़ दो। लेकिन एक बार अगर एसेट मेरे गोडाउन में, स्टोर रूम में, मेरे ऑफिस में या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जहां होती है वहां पहुंच गई, उसके बाद उसके ऊपर जो खर्चे होंगे वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे। तो क्या ऑफिस ओवरहेड को हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ें? कहा गया ना। एसेट को एक्वायर करने तक जितना कॉस्ट लगे वो आप उसकी एसेट की कॉस्ट में जोड़ते जाओ, चाहे भले ही इंटरेस्ट क्यों ना हो, और वो भी ऐसा इंटरेस्ट जो उस एसेट को एक्वायर करने के लिए लोन पे ना ली गई हो। क्लियर? हमने लोन लिया 10 लाख का, और ये लोन लेने के पीछे रीजन था कि चलो भाई ये फिक्स एसेट खरीद लेते हैं 10 लाख या 12 लाख की, जो भी। इस पर इंटरेस्ट मुझे देना पड़ा 1 लाख। इस इंटरेस्ट को हम डेबिट तो करेंगे, क्या एंट्री करते हो? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब इस इंटरेस्ट को हम पीएल में ट्रांसफर करें या फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर करें? कहीं तो ट्रांसफर होगा, आया ना? ऐसे ही तो करते हो। एट द एंड ऑफ द ईयर वी ट्रांसफर आवर इंटरेस्ट टू द पीएल अकाउंट। हम आज तक यही जानते थे, एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट मस्ट बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, एंड वी यूज टू पास दिस वन एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हाँ या ना? लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं लिखना चाहते। जब तुम लोग अकाउंट्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ोगे, देन एट द फर्स्ट टाइम यू विल कम टू नो दैट द कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट आर देयर। अकाउंट्स में भी ये सिस्टम है कि कब इंटरेस्ट को हम फिक्स एसेट में जोड़ें और कब इंटरेस्ट को पीएल में ले जाएं। अब तक हम लोग करते आए थे, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करते थे।
अकाउंट में भी तुम लोग सीखोगे बोरोइंग कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट में सीखोगे कब इंटरेस्ट को हम लोग फिक्स एसेट में डेबिट करते हैं। फिलहाल अभी वो मैटर नहीं है, हमने एंट्री से दूर भी रखा है तुम लोग को कई बार। यहां पर क्या मतलब है, इंटरेस्ट अकाउंट को फिक्स एसेट में ले जाने का मतलब है कैपिटलाइज करना, एक्सपेंसेस को क्या करना, कैपिटलाइज करना। प्रॉब्लम समझ में आई कि कब हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करें, दैट इज टू बी कंसीडर्ड अंडर एक्सप्लेनेशन नंबर 8। अकाउंट से हम दूर हैं, याद रखना, केवल समझाने के लिए बताया कि कब हम इसको कैपिटलाइज करने जा रहे हैं, दैट्स इट। हम इस इंटरेस्ट को कब कैपिटलाइज करें या कब पीएल में ले जाएं, या तो इधर डेबिट में ले जाओ या तो पीएल के डेबिट में ले जाओ, ले तो कहीं जाना ही है डेबिट में, बताओ कहां ले जाए। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट के बिजनेस के कमेंसमेंट के पहले का है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का है, हमने एसेट लेकर रख ली, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, एसेट लेकर रख ली, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो बट ऑब्वियस है कि अब जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो एसेट के ऊपर किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ तो पीएल में कहां से ले जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं कि बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो आप पीएल में ही ले जाओ। कॉमन सेंस ये कहता है मैंने लोन लिया, लोन पर एसेट लिया और इंटरेस्ट चार्ज हुआ लोन पर, उसको कहां ले जाएं, पीएल में या एसेट पर। कहा गया इफ इट इज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बट ऑब्वियस इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर बिजनेस के कमेंसमेंट से पहले का है तो इसको ट्रांसफर कर दो कहां पे, कहां पे, एक्चुअल कॉस्ट में। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेट, या इसको हम लिख सकते हैं एड इन एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि हमारी एसेट की कॉस्ट को बढ़ाएगा। ये सोचना नहीं है सर, एक ही लाइन बोलो ना, कैपिटलाइज करना लिख दीजिए। क्लियर है, बात समझ में आई, क्लियर है। क्या हो, सुनो, अगर ये इंटरेस्ट किसके बाद का हो, कमेंसमेंट की डेट तक तो ये हिसाब है, अब किसके बाद हो, ध्यान दो, आफ्टर पुट टू यूज, आफ्टर, अगर कोई इंटरेस्ट एसेट को बिजनेस में चलाने के बाद का है तो मैंने क्या कहा, वो तो सोचना ही नहीं है। एक बार एसेट बिजनेस में रन कर गई, आ गई, रन करनी स्टार्ट कर दी, तो उसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत, डू नॉट कैपिटलाइज दोज एक्सपेंडिचर्स, ट्राई टू चार्ज इट अगेंस्ट द पीएल। तो इसको हम क्या मानेंगे, एज एन एक्सपेंसेस, या नॉट टू कैपिटलाइज, नॉट टू कैपिटलाइज। चलो सुनो इधर, बिजनेस मैंने कमेंसमेंट किया था 1 अक्टूबर 2012, अच्छी बात है, और एसेट जरूरी है कि मैंने 10 एसेट लाई और 10 की 10 एसेट यहां पर फालतू पड़ी हुई थी। हाँ, जब बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो तो सारी की सारी एसेट्स फालतू पड़ी होंगी, और इसका मतलब जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा सबको क्या करो। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट हो गया, क्या जरूरी है मैंने सारी 10 की 10 एसेट यूज करनी स्टार्ट कर दी, नहीं, हो सकता है 2 की, हो सकता है 4 की, हो सकता है 6 की, हो सकता है 8 की, 7 की, 9 की, हो सकता है 10 की हो, लेकिन मान लो अगर सारी एसेट पुट टू यूज ना हुई हो, पहली चीज। दूसरा, पुट टू यूज मैंने कब किया, बिजनेस स्टार्ट पर नहीं किया, कभी और किया, हो सकता है, नहीं हो सकता। यहां से यहां इसके बाद का इंटरेस्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इसके इधर का इंटरेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा।
प्रॉब्लम इस डेट से लेकर इस डेट के बीच का इंटरेस्ट का है कि अगर कोई एसेट लेते समय, बिजनेस स्टार्ट करते समय पुट टू यूज नहीं हुई, बिजनेस हो सकता है 1 अक्टूबर को कमेंस हुआ, 2 अक्टूबर से मेरा पुट टू यूज हो जाए, हो सकता है। लेकिन मान लो अगर बीच में गैप आया, कोई एसेट इतने दिन तक पुट टू यूज नहीं हुई, तो उस इंटरेस्ट का क्या करें? प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? साफ साफ एक्सप्लेनेशन 8 ने कहा कि इस डेट के बाद का आपको तो कैपिटलाइज करना ही करना नहीं है, वो तो सीधे रेवेन्यू में जाएगा, पीएल में जाएगा, आपके एक्सपेंसेस की तरह अलाउड होगा। यहां का इंटरेस्ट हमेशा कैपिटलाइज होगा। दीज रूल्स आर सेट नाउ। प्रॉब्लम कितने आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि अगर कोई एसेट यहां तक यूज नहीं हुई, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी यूज नहीं हुई, 2 अक्टूबर को मैंने बिजनेस कमेंस कर दिया, स्टार्ट हो गया, कुछ एसेट यहां यूज होनी शुरू हो गई, उनके इंटरेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज और इसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट होने के बाद वो एसेट यूज होना स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम कब आएगी? जब कोई एसेट 2 अक्टूबर से ना यूज हो करके 10 अप्रैल से यूज हो रही हो। अब क्लियर हुआ? बोलो क्या करें इसके बीच का इंटरेस्ट? मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस लॉ आया, इंटरेस्ट बिटवीन 1 October 2012 to interest between commencement of business and put to use, बोलो ना, इसके बीच का इंटरेस्ट। प्रॉब्लम इसकी आई, इसके लिए केस लॉ आया, जानते हो क्या नाम था? चल्लापल्ली शुगर मिल्स लिमिटेड। क्या बोला गया इसमें? कहा गया देखो, बवाल करने से कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप चाहते हो कैपिटलाइज करना, आप करो, या नॉट टू कैपिटलाइज करना या पीएल में ट्रांसफर करना, रेवेन्यू मान लेना, वो आपकी मर्जी है। अब ये आपकी मर्जी, आप कहां जाना चाहते हो। अगर इंटरेस्ट इस बीच का है तो आप कहां जाना चाहते हो, आप अपना हिसाब किताब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? बोलो ना। यहां पर कोई रूल सेट नहीं है। चल्लापल्ली शुगर मिल्स के केस में यही डिसीजन हुआ कि अगर बिजनेस कमेंसमेंट के बाद और पुट टू यूज के बीच का इंटरेस्ट है, नाउ इट इज अप टू यू टू चार्ज इट और कैपिटलाइज इट। मैं बोल तो रहा हूं, कोई एक कर सकते हो, कितनी बार बोलवाओगे? फिर से एक बार बोल दें। आप कहीं भी ले जा सकते हैं, या तो एसेट की कॉस्ट में जोड़ दें या तो पीएल में ट्रांसफर कर दें, यानी कि एज एन एक्सपेंसेस अलाउड करवा लें। है तो ये बहुत अच्छा खासा। अभी मैंने आधा तुम लोग को उतना ही बताया जितना आईपीसीसी सीएम में इंटर्न या सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में होता है। मैंने उस लेवल का नहीं बताया जितना बताना चाहिए, वो सीए फाइनल लेवल का है। फाइनल स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे तो अभी वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस का यूनिट नया है, पुराना है, सेटअप स्टार्ट हो चुका है, नहीं हो चुका, वो बात की बात है, वो तुम लोग आगे चल कर देखोगे। तुम लोग के काम लायक बस इतना है। हटा सकते हैं।
हटा रहा हूं। हम लोग के सारे एक्सप्लेनेशंस ओवर हो गए। हम लोगों ने फॉर्मेट को अब कंप्लीट तरीके से जान लिया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, सेक्शन 50 भी देख लिया, सारे एक्सप्लेनेशन एक्चुअल कॉस्ट से जो रिलेटेड थे वो सारी चीजें देख ली। अब मैं केवल पढ़ूंगा, तुम लोग को मैंने ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजन बता दिया है सेक्शन 32(2), केवल मैं उसको रीड करने जा रहा हूँ। पेज नंबर 6 पर है। लास्ट क्लास मैंने बताया था सेक्शन 32 का 32(2) अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड प्रोविजंस। पेज नंबर 6, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कहानी मैंने रिलायंस की बताई थी और उसके बाद मैंने कहा था कि अब फिर से वही रूल ले आया गया जो पिछले 20 साल पहले था। बीच में 8 साल का आ गया था अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, लेकिन उसको ओवर रूल करके फिर से वही रूल सेट कर दिया गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। सर समझ में नहीं आया, लेट इट बी। हर चीज़ तुरंत समझनी जरूरी नहीं, उस समय जैसे जैसे आएगा समझते जाओगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो पढ़ नहीं रहे, वो तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 70, 71, 72, 73, 74, वो देखा जाएगा उस समय। सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(2) में करंट ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम असेसेबल फॉर दैट असेसमेंट ईयर। कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट नॉट सेट ऑफ शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू द एक्सटेंट टू द नेक्स्ट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी हेड। क्लियर है? मैंने बताया था तुम लोग को। ये मान लिया जाएगा जितना सेट ऑफ इस साल नहीं हो पा रहा डेप्रिसिएशन उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ये अलाउंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। और जब अलाउंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है तो अगले साल के डेप्रिसिएशन में इसको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मानते हुए उसी डेप्रिसिएशन में जोड़ देते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक चलते हैं। डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। ओके, ये डेप्रिसिएशन वाला डेप्रिसिएशन नहीं, ऊपर लिख दो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, ऊपर लिख दो डेप्रिसिएशन के बदले अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हम लोग ले जा सकते हैं भले ही हमारा बिजनेस क्या हो चुका हो, खत्म हो चुका हो, डिसकंटिन्यू हो चुका हो। द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्या होगा? पहले करंट ईयर का बिजनेस का एक्सपेंसेस, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? करंट ईयर का, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। सर समझ में नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ नहीं आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जब तक हम लोग को ये ना समझ में आ जाए कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होता क्या है, तब तक इस चीज़ पर स्टिक हो जाना मूर्खता ही है। यहाँ तो हम पहले कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम समझाएं, उसका कोई मतलब नहीं है अभी। Unabsorbed depreciation can be carry forward in set off even if the return is filed after the due date of filing of return। कोई मतलब का नहीं, उस समय जब आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही बताऊंगा रिटर्न ऑफ इनकम के समय। नीचे देखो सेक्शन 72A, 72AA, 72AB सब दिया हुआ है, छोड़ दो, तुम लोग के किसी काम का नहीं है ये सब। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में केवल एक सेट सिस्टम, सिंगल सेट लाइन सेट कर लो माइंड में कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द करेंट ईयर इनकम फ्रॉम एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी। दूसरा, एक्सेप्ट सैलरी मैंने नहीं लिखा है, अभी उसको समझने की जरूरत नहीं। इफ इट इज नॉट सेट ऑफ कंप्लीटली देन द अनएब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ है ना? मैसूर मिनरल लिमिटेड के केस में तुम लोग ये प्रोविजन जानते हो, पढ़ा चुके हैं। इफ द एसएससी हैज टेकन द पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग, सोचो ना, सोचो, पोजीशन, मेरे हाथ में चाबी है उस घर की, तो मालिक कौन माना जाता है? जिसके हाथ में चाबी हो या जिसका घर हो? चाबी हो। मैंने बताया था ये टीपीए में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हाउस प्रॉपर्टी में ये लाइनें बताई थी। पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, नॉट द रियल ओनरशिप। लेकिन इफ द एसएससी हैज टेकन द पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, देन ही डीम्ड एज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इवन इफ ही इज नॉट द रियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है ना? अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूं, मैं तुम्हारे पास है, मैंने कहा तुम अपना घर बेचोगे, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, तुमने कहा ठीक है, हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया, तुमने अपना एग्रीमेंट टू सेल करके हमको दे दिया पेपर और चाबी भी दे दी, पेपर भी मेरे हाथ में, चाबी भी मेरे हाथ में, इट मींस यू आर 100% रेडी टू सेल इट आउट टू मी। अब बताओ डेप्रिसिएशन कौन अवेल करेगा, मैं या तुम? हम करेंगे, वही बोला गया है, तो नॉर्मल रूल था। लीज्ड एसेट्स,
अच्छा, लीज एसेट का मतलब किराए की एसेट। मैंने कोई एसेट ली किराए पर, बताओ उसका डेप्रिसिएशन मुझे मिलेगा या जिसकी वो एसेट है उसको मिलेगा? हमको क्यों मिलेगा? फ्रैक्शनल ओनरशिप। A lease of a plant and machinery is not entitled to claim depreciation thereon. He doesn't own the plant. A leaser can however claim depreciation on the asset leased out by him if he is engaged in the business of leasing out the asset. अरे सर ये तो उल्टा हो गया, फिर से पढ़ो इसको जरा। मैं लेजी हूं, तुम लोग लेजर हो। तुमने अपनी एसेट हमको किराए पर दी है, बताओ डेप्रिसिएशन किसको अवेल होगा, लेजी को या लेजर को? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये लेजी की बुक्स हैं और ये लेजर की बुक्स हैं। फिक्स एसेट ये दिखा रहा है, मालिक कौन? मैं अगर किसी की कार किराए पर ले करके इलाहाबाद गया, किराया मैंने उसको दिया, डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, मैं या वो? कौन क्लेम करेगा डेप्रिसिएशन, मैं या वो? तो बात खत्म ना। मुझे तो केवल रेंट का डिडक्शन मिल जाएगा, जो मैं रेंट दूंगा, लीज रेंट। दो डिडक्शन लोगे, डेप्रिसिएशन तुम ओनर हो क्या? और इसका बिजनेस है वो उस कार को किराए पर देना, तो ये फिक्स एसेट को एसेट दिखाएगा और इस एसेट से जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगा यहां पर इनकम दिखाएगा, इनकम फ्रॉम रेंट। हाँ या ना बोलो। और इस रेंट को जनरेट करने में फिक्स एसेट पर क्या चार्ज करेगा? डेप्रिसिएशन। फिर से आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक होता है हायर परचेज सिस्टम, वहां पर भी किराए पर ही एसेट ली जाती है। देखो ना, हायर परचेज सिस्टम, मैंने इंस्टॉलमेंट सेट कर दी और मैंने एसेट खरीद ली। जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा, आई विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ओनर ऑफ दैट एसेट। इट मीन्स कि till the payment of last installment, the other one party who is the seller, who is the vendor, would be treated as the owner of that asset. Now tell me, who is the person, who is the entitled person to avail the amount of depreciation? Hire purchaser or hire vendor? Who will get the benefit of depreciation? Asset का owner कौन? Hire vendor। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट में ना दे दूं तो किसको मिलेगा डेप्रिसिएशन, मुझे या उसको? मुझे मिलेगा। परचेसर को उल्टा हो गया। सर दोनों में फर्क बताइए ना। ये लीज्ड एसेट है, मैंने 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 7 महीना एसेट यूज करके वापस कर देनी है। अल्टीमेटली आई विल नॉट बिकम द ओनर ऑफ दैट एसेट। लेकिन अगर इस लीज एग्रीमेंट में ये तय हो जाए कि 3 साल तक आप कार यूज करेंगे और 3 साल के बाद अगर आप लास्ट में इतना पैसा दे देंगे तो कार आपकी, सामने वाले ने मुझसे बोला, तो इसका मतलब मैं कार किराए पर नहीं ले रहा हूं, मैं कार किस्तों में ले रहा हूं। नहीं समझे मेरी बात? तो वहां किराया और किस्त में बाइफर्केट करना समझो। मुझे कार चाहिए थी किराए पर, मैंने सामने वाले से कहा कार दे दो, तो उसने कार किराए पर दी। अब मैंने क्या कहा उससे कि मैं इस कार को यूज करूंगा, उसने कहा यूज कर, 3 साल के बाद अगर तू मुझे 50,000 रुपये और दे देगा तो ये कार तेरी, किराया देते रहना। वर्ड आया किराया, वर्ड आया लीज, वर्ड आया रेंट, लेकिन ये किराया किराया नहीं है, एज ए इंस्टॉलमेंट है। और अगर मैंने दिमाग में सेट कर रखा है कि एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड आई विल पे द अमाउंट ऑफ ₹50,000 टू ओ द एसेट, कि उस एसेट की ओनरशिप पालूंगा, देन इट इज ओके। इसको तो लीज नहीं मानेंगे, इसको हम इंस्टॉलमेंट मानेंगे। क्लियर है? तो इंस्टॉलमेंट और किराए में फर्क समझना। यहां पर किराया है, लेकिन जब हम कोई चीज हायर परचेज खरीदते हैं तो इसका मतलब वहां पर एक एग्रीमेंट होता है कि एसेट आपकी हो जाएगी अगर 6 साल तक आपने लगातार किस्तों को पेमेंट किया, तो 5 साल तक लगातार किस्तों को पेमेंट किया, तो इट मींस वी आर नॉट पेइंग द अमाउंट ऑफ लीज रेंट, वी आर पेइंग द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। हाँ है ना? और एक्चुअल ओनर मैं हूं एसेट का, सामने वाला नहीं है। सामने वाले का तो वो बिजनेस ही है एसेट को बेचना, लेकिन यहां पर सामने वाले का बिजनेस है कार को किराए पर चलाना, एसेट को बेचना इसका बिजनेस नहीं। दोनों में फर्क समझो। तो यहां पर इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा और हायर परचेज में मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मैंने कार हायर परचेज पर खरीदी होती तो मुझे डेप्रिसिएशन मिलता, लेकिन अगर मैंने कार किराए पर ली है तो डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? लेजर को मिलेगा। अब क्लियर है?
लीज्ड एसेट हो गया। नेक्स्ट पेज देखें, हायर परचेज पर। Asset acquired on hire purchase, where the terms of the hire purchase agreement provide that the hired asset shall eventually become the property of the hirer, ठीक है, or give the hirer an option to purchase the asset. The transaction would be governed by CBDT circular इतना. Accordingly, the periodical payment made by the hire would be broken into hire charges and payment on account of capital cost. Installment में क्या हो रहा है, कैपिटल कॉस्ट का मैं पेमेंट कर रहा हूं, जो मैं इंस्टॉलमेंट सामने वाले को दे रहा हूं, उस इंस्टॉलमेंट में दो अमाउंट शामिल होती हैं, एक तो कॉस्ट और दूसरी इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू द हायरर ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी कैपिटल कॉस्ट अगर मैंने उसको कैश पे खरीदा होता तो कैश कॉस्ट पर, दैट्स इट। तो हायर परचेजर को डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि हायर वेंडर को। अब क्लियर है? एक्चुअल ओनर अभी भी वही है, बावजूद इसके हायर परचेजर को एसेट मिलेगी, क्योंकि एसेट किराए किस्त पर ली गई है, न कि किराए पर। और एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट हमें एसेट को ओनरशिप मिल जाने की उम्मीद है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस याद करने की जरूरत नहीं है, दिनेश कुमार गुलाबचंद अग्रवाल। डेप्रिसिएशन इज अलाउड व्हेन एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज। हमें डेप्रिसिएशन उस समय से मिलेगा जब एसेट पुट टू यूज हुई हो। एक्चुअल में एसेट, मैं फर्नीचर लाया और फर्नीचर को मैंने स्टोर रूम में रख दिया कि इसको हम 2 महीने बाद यूज करना स्टार्ट करेंगे, I'll not be allowed to get the amount of depreciation. As and when the furniture will start to put to use in our business, then I'll start to get the benefit of depreciation too. यानी एसेट के पुट टू यूज होने तक हम डेप्रिसिएशन नहीं यूज कर सकते। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट तब तक नहीं लेंगे जब तक कि एसेट पुट टू यूज ना हुई हो। डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इफ द एसेट इज रेडी फॉर यूज एंड इज नॉट पुट टू एक्चुअल यूज। अंडरलाइन कर लें एक्चुअल यूज। क्लियर हुआ? याद रहेगा ये सब पॉइंट। मैंने बार बार पुट टू यूज वर्ड बोला, अभी एक्सप्लेनेशन नंबर 8 बताया, उसमें भी मैंने पुट टू यूज वर्ड यूज किया, रेडी टू यूज वर्ड नहीं किया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड नॉट ऑन द रीवैल्यूड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट पर हमने तुम लोग को बताया था डेप्रिसिएशन किस पर मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक्चुअल कॉस्ट पर मिलता है, ना कि रीवैल्यूड वैल्यू पर। क्लियर है? बोलो भाई, आगे चल सकते हैं। पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग खत्म होने वाला है। डेप्रिसिएशन में ज़्यादा प्रोविजन नहीं बचे, उसके बाद पूरी हम लोग की एक क्लास न्यूमेरिकल पर और जाएगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पावर जनरेटिंग यूनिट्स, मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था कि जब शुरुआत की थी तो मैंने कहा था एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। सारे केसेस में WDV मेथड अलाउड होता है, सारे केसेस में WDV मेथड डेप्रिसिएशन का अलाउड होता है। पावर जनरेटिंग यूनिट्स को एक ऑप्शन दिया गया है, पावर जनरेटिंग यूनिट्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो एसेट पर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या SLM मेथड से। पावर जनरेटिंग यूनिट्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो एसेट्स पर WDV मेथड यूज करना चाहते हैं डेप्रिसिएशन का या SLM मेथड, एक ऑप्शन दिया गया उनको। जरा देखें, एसेसी इन द बिजनेस ऑफ जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हैव द ऑप्शन ऑफ क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस। और जब SLM बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इंडिविजुअल सिस्टम आ जाएगा, वापस वही अकाउंट्स वाला। और जब WDV मेथड यूज करेंगे तो ब्लॉक ऑफ एसेट आ जाएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था। SLM मेथड ऑन ईच एसेट और WDV मेथड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट। क्लियर? Section 32(1)(1) provides that an SSE in the business of generation and distribution of power will be allowed depreciation in respect of building plant machinery, tangible, intangible, owned wholly or partly by the SSE and fractional ownership, and used for the purpose of business at the prescribed on actual cost of each asset on SLM basis of depreciation. Underline कर लो, cost of each asset, कॉस्ट ऑफ ईच एसेट। देखो ना, यहाँ पर डेफिनेशन में ही ब्लॉक ऑफ एसेट वर्ड यूज नहीं है, जबकि हम लोग WDV का मेथड पढ़ते समय इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ बाय यूजिंग WDV मेथड। हाँ है ना, वहाँ WDV मेथड बोला गया था, बाय यूजिंग WDV मेथड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। यहाँ पर SLM मेथड के समय ब्लॉक ऑफ एसेट वर्ड यूज नहीं है, बल्कि ईच एसेट वर्ड यूज है। हाँ है ना।
इफ एन एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन हैज बीन, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? हम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उस समय हम लोगों ने एसेट को परचेज सेल करने से रिलेटेड रूल्स देखे थे। आज हम फिर से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पावर जनरेटिंग यूनिट्स पर। पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट्स। एक एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, जिसको एक्वायर किया गया है डेप्रिसिएशन है कब एक्वायर किया गया है? ये 4 केसेस हैं हमारे सामने, करें तो करें क्या? ठीक, ईयर 12-13, असेसमेंट ईयर 13-14। एसेट परचेज्ड कितने की? लेस डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 2 लाख, लेकिन 180 दिन से कम पुट टू यूज है, 50% हो जाएगा यानी 1 लाख। बोलो ना कितना आ गया? क्लोजिंग WDV प्रीवियस ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15। ओपनिंग WDV कितनी है? 9 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया, SLM मेथड है बेटा। तुम लोग WDV थोड़ी यूज करोगे। चौदह 15 में हम एसेट को बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? ओपनिंग WDV कितनी है? 14-15 प्रीवियस ईयर,
कितने की? बेच कितने में रहे? 5 लाख। कितने में? पक्का? ये 2 लाख क्या आ गया? एसेट का वो हिस्सा जिसका डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाया, एसेट का वो हिस्सा जिसका डेप्रिसिएशन हम अवेल नहीं कर पाए, इसको हम ट्रांसफर करेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन। allowed 100% allowed as an expenses। ये वो डेप्रिसिएशन का हिस्सा है जिसको हम अवेल नहीं कर पाए। अब पूरा का पूरा 2 लाख रुपए का लॉस जो होगा वो पूरा का पूरा खर्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन की तरह। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। हाँ बोले। छोड़ दो, अच्छा बोलो, बोल ही लो, बोल लो, मन की मुराद पूरी। वहाँ बोले कर तो दिया। जिस साल एसेट सेल होती है उस साल कौन सा डेप्रिसिएशन लगाओगे? वो तो कर दिया। यहाँ पर वो चीज़ तो हम इसीलिए ले आए थे, सुन लो, कि 180 दिन से कम पुट टू यूज, ये केवल उस साल देखा जाता है जिस साल एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज। मैंने बार बार ये अंडरलाइन करवाया था, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 दिन से अधिक और कम देखना है। जिस साल एसेट बेची गई, अब शुरू में बेची गई या अंत में बेची गई कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम डेप्रिसिएशन चलो चार्ज भी कर लिए, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 20%, 1,40,000। वो 1,40,000 कहाँ जाएगा? पीएल में। कहाँ जाएगा? पीएल में। 7 लाख में से 2 लाख रुपए तुम अगर डेप्रिसिएशन लेस कर देते एसएलएम मेथड से, तो 2 लाख कहाँ जाता? पीएल में। डेबिट की तरह, एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते। उसके बाद तुम यहाँ लॉस दिखाते 0, कि 5 लाख की चीज 5 लाख में बेची, लॉस आया 0, कोई डिडक्शन नहीं। 2 लाख तुम कहाँ ले गए डेप्रिसिएशन का? पीएल में। वही तुम पीएल में ले गए, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? उसे कोई लेना दे। पहली बात तो 180 दिन का बात वहां पर आएगी नहीं जिस साल एसेट बेची गई है। 180 दिन कम या ज्यादा की बात उस साल देखी जाती है जब एसेट एक्वायर एंड पुट टू यूज की गई। एक बार एसेट पुट टू यूज हो गई, उसके बाद एसेट साल भर नहीं चली, तो क्या डेप्रिसिएशन लगा दोगे? हाँ, तब भी लगेगा। एक बार एसेट पुट टू यूज हो गई, उसके बाद वो एसेट यूज हो रही है, नहीं यूज हो रही, 10 दिन चली, 5 दिन चली, कोई मतलब नहीं, उस पर पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। फर्स्ट टाइम पुट टू यूज की बात की जा रही है, एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फर्स्ट टाइम, एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फर्स्ट टाइम, ध्यान देना। उसके बाद एसेट जिस साल बेची जाती है, तो हम लोग तो जब भी ब्लॉक की बात करते हैं, एसेट को बैलेंस की बात करते हैं, साल के अंत में बात करते हैं। 31 मार्च तक तो एसेट है ही नहीं मेरे पास, तो हम डेप्रिसिएशन किस पर लगाएं? इनकम टैक्स है बेटा, अकाउंट नहीं है कि दिन गिन गिन करके बदला लो, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। हाँ बोलो। क्यों फिर डेप्रिसिएशन पर क्यों जा रहे हो तुम लोग? सेल वाली टाइम में कौन सा डेप्रिसिएशन होता है? वो तो मैंने केवल समझाने के लिए एक बात बोल दी, उसको पकड़ो मत। जिस साल एसेट बेची जाती है उस साल कौन सा डेप्रिसिएशन? हमको ये बताओ ना। जिस साल एसेट बेची गई उस साल कोई डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं है, तो फिर बार बार डेप्रिसिएशन पर क्यों जा रहे हो? जिस साल एसेट खरीदी और पुट टू यूज 180 दिन से कम है, ज्यादा है, बस उसी समय डेप्रिसिएशन का लोचा होता है, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद तो जिस साल एसेट बेची डेप्रिसिएशन को भूल जाओ, ब्लॉक पर नहीं चल रहा है वो भी भूल जाओ। एक ही एसेट थी, बेची, डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं, बिक गई, एसेट है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन का आएगा? हाँ,
क्लियर हुआ? नाउ द ₹2 लाख वुड बी ट्रीटेड एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। हमारे पास ओपनिंग WDV कितने की थी और सेल कितने में किया एसेट? हमने मनी पेबल लिखा है, तुम लोग चाहो तो मनी पेबल नहीं यूज करना, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ एसेट के समय मनी पेबल वर्ड यूज होता है, यहां पर नहीं होता है, यहां सेल वर्ड यूज होगा, सेल ऑफ एसेट्स। चलो इधर देखो, इधर देखो कितना हमें 7 लाख की छूट चाहिए थी, 7 लाख का 7 लाख मैंने रिकवर कर लिया, दैट्स इट, अलावेंसेस पूरा मिल गया ना हमको। यहां पर हमें अलावेंसेस कितना मिलना था, तो टोटल 10 लाख मिलना था, 7 लाख बचा, यानी कि 3 लाख रुपए तो डेप्रिसिएशन के नाम पे अलावेंसेस मिल गया, बचा कितना अलावेंसेस के नाम पर 7 लाख, 5 लाख तो हम रिकवरी कर लिया एसेट को सेल करके, 2 लाख का अलावेंसेस बचा जो नहीं मिल पाया, ले लो। गवर्नमेंट तो कहती है वॉट एवर द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर यू आर गोइंग टू इनकर विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। क्लियर हुआ? ओपनिंग WDV कितने की है और सेल कितने में किया? प्रॉफिट, और इसको हम नाम देंगे बैलेंसिंग चार्ज। बचा खुचा डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, एक्सेस अमाउंट रिकवर हो गया, ये बैलेंसिंग चार्ज है। हम यहीं पर रोक रहे हैं अपनी बात को, आने तो दो, ये एक्सेस ही तो है 3 लाख, क्या करेंगे वही ना, PGBP की इनकम हो जाएगी, और हम अपनी बात को केवल यहीं रोक ले रहे हैं। जिस तरह ये PGBP का एक्सपेंसेस माना गया, उसी तरह ये PGBP की, लेकिन अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, आ जाए। If an asset on which depreciation has been allowed on SLM is sold during the previous year and sale price is in excess of WDV, then WDV minus उल्टा कर देना, सेल प्राइस इज लोअर देन WDV, निशान उल्टा लग गया इसमें, सेल प्राइस इज लोअर देन WDV, देन WDV माइनस सेल प्राइस इज अलाउड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। देखो इधर WDV माइनस सेल प्राइस, जो भी आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, ये निशान इस तरफ लगा हुआ है, ब्रैकेट उल्टा कर देना, सेल प्राइस इज लोअर देन WDV कर देना, हाँ या ना। In the books of account, the total depreciation shall not exceed the actual cost of the asset. Restriction of 50% of depreciation shall apply if the asset is put to use for less than 180 days for in the year in which the acquisition, हाँ या ना, बोलो। बस इस पे मैंने अभी तक यही दिया है, 1-2 लाइनें छूट गई हैं तुम लोग के असाइनमेंट में। पहली लाइन ये है, बैलेंसिंग चार्ज, इफ sale price is greater than WDV, then till actual cost एक क्लियर है ये लाइन, यहां तक कोई दिक्कत है? इस पर बढ़े, इस पर है, लिखना मत अभी। ओपनिंग WDV कितना, सेल कितने में हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, इस 6 लाख को 2 पार्ट में बांटो, एसेट कितने की थी ओरिजिनल, ओरिजिनल 10 लगाया 13 पाया, 10 लगाया 13 पाया, ये तो पक्का है 10 के ऊपर जितना पाया वो कैपिटल गेन,
और 10 के नीचे जितना कमाया वो पीजीबीपी, बैलेंसिंग चार्जेस। तो बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा 10 लाख माइनस 7 लाख, यानी, और कैपिटल गेन हो जाएगा 13 लाख माइनस। इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। टोटल देखो प्रॉफिट 6 लाख, 2 पार्ट में बढ़ गया। आधा आधा मैंने नहीं किया, ये खुशकिस्मती कहो अपनी या बदकिस्मती कहो कि ये बराबर बराबर आ गया। पहले नोट कर लो तो फिर हम आगे बढ़े इसमें। हमें नहीं लगता कि इसमें और इसमें कोई दिक्कत आई होगी। प्रॉब्लम इसमें और इसमें है। नहीं है, ये रटने वाली बात हो जाएगी ना। सर कंसेप्ट समझा दीजिए, तो जरा देखें कैसे है। अगर हम अकाउंट को 2 मिनट के लिए बेस लेकर के चले, तो हमने 10 लाख की एसेट खरीदी थी, हाँ या ना? और डेप्रिसिएशन कितना मिला था? 2 लाख और एक 3 लाख। 10 में से 3 गया तभी तो 7 बचा था। 3 लाख का डेप्रिसिएशन मिल गया था, बचा कितना था? 7 लाख। और हम पीएल में ले कितना गए थे डेप्रिसिएशन? 3 लाख। अब 7 लाख की एसेट हमने सेल कर दी कितने में? तो लॉस कितना हुआ? और लॉस को कहां ले जाओ? पीएल में। तो टोटल पीएल में हम ले कितना गए? और हमें रिकवरी कितनी हो गई थी एसेट की? 10 में से 5 मिल गया, जो 5 नहीं मिला वो पीएल में। दिख रहा है कंसेप्ट? सीधा सीधा है। दस लाख की एसेट थी, 3 लाख डेप्रिसिएशन मिल गया, बचा 7, हाँ या ना? तो डेप्रिसिएशन हो गया 3। 7 में हमको रिकवरी हो गई 7, तो बचा कितना? 10 में से 3 हम पीएल में डेबिट में ले गए, जो 7 के बदले 7 मिल गया, तो बचा कुछ नहीं। हमको जितना बेनिफिट मिलना था वो मिल गया। पक्की बात है ना? 7 के बदले 7 मिल गया, यानी कुछ बचा नहीं हमको, यानी 3 का नुकसान हुआ। 3 का नुकसान हमको पीएल से बेनिफिट मिल गया। ये भी क्लियर है? अब आते हैं अपने मुद्दे पर। एसेट कितने की थी? 10 की। डेप्रिसिएशन कितने का मिला था? 3 का। बचा कितना? 7 लाख। पीएल की बात अगर करें तो हमने सेल कितने में किया? सेल कितने में किया? 10। तो सुनो, 7 के बदले 7 इधर से मिला, 7 के बदले 7 इधर से मिला। 10 लाख को हम 2 जगह ले गए थे, 7 लाख इधर और 3 लाख इधर। 10 लाख को मैंने 2 जगह तोड़ दिया था, 7 लाख इधर, 3 लाख इधर। 7 के बदले कितना मिल गया? 10। 10 में से 7 यहां की रिकवरी है, बाकी 3 यहां की रिकवरी है। तो जो यहां की रिकवरी है वो क्या मानी जाएगी? जिस तरह पीजीबीपी का एक्सपेंडिचर माने थे, उसको पीजीबीपी का इनकम माना। क्लियर? फिक्स्ड एसेट कितने की थी? 10 की। डेप्रिसिएशन कितना लिया था? 3। इसको मान लेते हैं 12 लाख। ताकि तुम लोग 3-3 के फेर में ना पढ़ो, ठीक है ना? बचा कितना? 7। इधर देखो, प्रॉफिट हो गया 7 और हम बैलेंस बचाया 7 और सेल मैंने कितने में की है? 12। डेप्रिसिएशन कितना ले गए थे? यानी 10 लाख को मैंने 2 जगह रखा, 7 लाख और अब सेल हो गई 12, तो 7 तो यहां का वसूल हो गया, 12 में से 5 बचा, 5 में से 3 यहां की रिकवरी हो गई,
जिसको मैंने पीजीबीपी की इनकम माना, बाकी दो की रिकवरी ना यहाँ की है ना यहाँ की है, वो यहाँ की रिकवरी, कैपिटल गेन। क्लियर है? हम उसको पीजीबीपी इनकम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि जितनी रिकवरी होनी थी सारी हो गई। जितनी रिकवरी होनी थी 7 के बदले 7 की रिकवरी, 3 के बदले 3 की रिकवरी, तो 7 के बदले 7 जीरो हो गया, 3 के बदले 3 की रिकवरी पीजीबीपी की इनकम हो गई, 2 एक्स्ट्रा मिल गया, कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में। अब क्लियर है? तो ये कैपिटल गेन में जाएगा और ये हमारा पीजीबीपी में जाएगा। समझ में आई बात? 10 लाख के ऊपर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर हमें ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जितनी रिकवरी होगी वो सब कैपिटल गेन में, डेप्रिसिएशन का उसका लेना कोई देना है ही नहीं। 10 लाख रुपए खर्च किया 13 लाख मिल गया, 10 लाख खर्च किया 12 लाख मिल गया, तो जितना ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर रिकवरी होगी वो सारा का सारा हमारा कैपिटल गेन होगा, बात खत्म। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जितना भी रिकवरी होगा वो सारा का सारा कैपिटल गेन होगा। और ओरिजिनल कॉस्ट की रिकवरी जितनी होती है, ओरिजिनल कॉस्ट तक WDV के ऊपर जितनी भी रिकवरी होगी वो डेप्रिसिएशन की रिकवरी होगी। और अगर WDV की भी रिकवरी नहीं हो पाई तो वो लॉस है। लॉस कहां जाता है? पीजीबीपी में अलाउड हो जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन की तरफ। सिस्टम समझ में आया? पावर जनरेटिंग यूनिट्स भी खत्म। लास्ट टॉपिक डेप्रिसिएशन का, कहीं जगह लेकर लिख लें इसको जो हम नोट करने जा रहे हैं, और उसके बाद उसको हम थोड़ा डिफाइन कर देंगे। इस लाइन को पढ़ने से क्या समझ में आया? इस लाइन को पढ़ने से ये समझ में आया कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा उस एसएससी को जो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है किसी भी आर्टिकल और थिंग का, और शामिल है इसमें एंड इंक्लूड्स द यूनिट्स ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विच फॉलोज WDV मेथड। यानी अगर ये यूनिट SLM मेथड फॉलो करते तो शायद इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्लियर हुआ? यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल WDV मेथड यूज करने वालों के लिए, केवल वही WDV मेथड यूज करने वालों के लिए नहीं, साथ ही साथ वो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, प्रोड्यूसर होने चाहिए किसी आर्टिकल और थिंग के। ट्रेडर को नहीं मिलेगा, मैंने सामान खरीदा और बेचा ना, मुझे नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपने यहाँ प्लांट एंड मशीनरीज का यूज करते हैं। बस ये समझ लो ना, जो अपने यहाँ क्या यूज करते हैं? प्लांट एंड मशीनरी यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ या ना? ऑन एक्विजिशन ऑफ न्यू प्लांट एंड व्हाट मशीनरी, ये उन लोगों को मिलेगा जो नई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करते हैं।
सुने, एसएससी तो वो हो गए जो प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं किसी आर्टिकल और थिंग के, उनको मिलेगा, जिसमें शामिल है पावर जनरेटिंग यूनिट्स, बशर्ते वो डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करें। दूसरा, किस पर मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन? केवल मैंने वर्ड लिखा है, क्या लिखा है मैंने? न्यू। यानी सेकंड हैंड पर तो मिलेगा ही नहीं। कोई भी एसेट जिस पर 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता है उस पर भी नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी एसेट जो ऑफिस या गेस्ट हाउस में यूज होती हो, रेजिडेंशियल पर्पज से यूज होती है, उस पर भी नहीं मिलेगा। शिप्स और एयरक्राफ्ट पर भी नहीं मिलेगा। लास्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर भी नहीं मिलेगा। जरा ढंग से देख लें, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इन 5 एसेट्स पर हमको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। रेट क्या है? 20% if days, हाँ है ना, 10% if क्लियर हुआ? यानी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा रहेगा 20%। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है। ये क्या है? यानी नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एक और डेप्रिसिएशन मिलेगा। जितना भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो तो डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये सर कब मिलेगा? हमेशा मिलेगा ना, ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड पुट टू यूज। केवल 1 साल मिलेगा इसका बेनिफिट, केवल 1 साल बेनिफिट मिलेगा। अब क्लियर है? केवल एक इंसेंटिव दिया गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया गया है कि आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एक और डेप्रिसिएशन कवर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज एडिशनल डेप्रिसिएशन, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन यू कैन अवेल ऑन ओनली न्यू एक्वायर्ड एसेट, and if the asset is acquired and put to use in the same previous year, then 20% rate is applicable. If less than 180 days, then 10% of the normal, 50% of the normal, sorry, 50% of the normal यानी 50% of the 20% यानी 10%। क्लियर? किस किस पर नहीं मिलेगा? सेकेंड हैंड पर नहीं मिलेगा, न्यूली है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर नहीं मिलेगा, शिप्स और एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल पर्पस पर नहीं मिलेगा, ऑफिस और गेस्ट हाउस पर नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसी एसेट पर नहीं मिलेगा जिसका 100% डेप्रिसिएशन एक ही साल में मिल जाता हो। याद रहेगा? पक्का बोलो भाई।
हम लोग को केवल अब न्यूमेरिकल करने हैं, याद रखना। डेप्रिसिएशन में हम लोग को केवल और केवल एक ही चीज़ करनी है, दैट इज द न्यूमेरिकल पोर्शन। कुछ भी नहीं बचा डेप्रिसिएशन का हम लोग का। एक क्लास और चलेगी जिसमें हम लोग केवल डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, न्यूमेरिकल। उनको ख़त्म करने के बाद हम अपने नॉर्मल प्रोविजंस पर फिर लौट आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ थी जो ख़त्म हो रही है पीजीबीपी चैप्टर की। क्लियर? थैंक यू बच्चों। एक चीज़ याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, पुट टू यूज़ वाला हिसाब किताब थोड़ा साइड में रखो। जिस साल एसेट सेल की जाती है उस साल पुट 180 दिन से कम या ज़्यादा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस साल एसेट बेची जाती है उस साल तो डेप्रिसिएशन की तो बात ही पैदा नहीं होती। प्रॉब्लम तो उस समय स्टार्ट होती है जब एसेट को फर्स्ट टाइम एक्वायर एंड पुट टू यूज़ किया गया। एक्वायर किया, पुट टू यूज़ नहीं किया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जब तक कि उसको पुट टू यूज़ न कर ले। मैंने अभी कहा दिनेश अग्रवाल का एक केस है, उसको देख लो। मैंने कहा उसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्वायर किया, पुट टू यूज़ नहीं किया, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक बार पुट टू यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें, छोटा सा लास्ट, हम भी देखें तुम लोगों ने क्या सीखा है इस पॉइंट पर। थैंक यू तो बोल दिया था, फिर से थैंक यू बोल देंगे। क्वेश्चन कितने हुए थे? 13 तक, 14 है ना? इसके बाद नहीं ना हुए थे? मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि तुम लोग करोगे। हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? गलत आएगा जवाब। लग रहा है हो जाएगा? लग रहा होगा तो लगाओ। देखो करें हम, हो जाएगा। 14-15 में एसेट यूज नहीं हुई है, 15-16 से पुट टू यूज है। नहीं मिलेगा तो दिखाओगे कैसे इसको? प्रॉब्लम इसकी नहीं है, ये तो हमने रटवाया है। दिखाओगे कब, कैसे? इधर देखो, प्रीवियस ईयर 14-15, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, बोलो 2 साल का देखते हैं। ओपनिंग WDV कितने की है? प्लस लिख देना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है। कितना? बोलो, काट डाले।
अच्छा काट दे, लाइन नीचे चली गई। कहाँ से सही है? डेप्रिसिएशन लोगे इस पर तुम? बस तालियां बजाओ बच्चे के लिए। अरे सेंटेंस तो है ना, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक्वायर्ड तो है ना, ये कहाँ लिखा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर? ऐसा तो वर्ड लिखा ही नहीं है एक्वायर्ड और पुट टू यूज। सेंटेंस पर जाओ, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी पेबल, कितने का दिखाओगे? WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस बोलो, माइनस डेप्रिसिएशन। 4 लाख में 2 लाख न्यू है बोलो, और ओल्ड कितनी है? इस न्यू पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा बोलो, और 2 लाख का सीधे सीधे 20%। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पुट टू यूज नहीं। क्लोजिंग WDV। ओपनिंग WDV कितनी है? 3,60,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 0। मनी पेबल कितना है? 0। WDV फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? नील। ये कौन सा हिसाब लगा रहे हो भाई? माइनस डेप्रिसिएशन। अब 360 में 2 लाख की एसेट क्या 180 दिन से अधिक यूज हुई है? क्यों पूरा लोगे? एक्वायर एंड पुट टू यूज अलग अलग है, तो इसीलिए पूरा लेना पड़ेगा। अब अगर एक्वायर एंड पुट टू यूज सेम प्रीवियस ईयर में होता तो 180 दिन वाला रूल लगता, लेकिन एक्वायर यहां है, पुट टू यूज यहां है, तो अगर एक दिन भी पुट टू यूज हो गया तो साल भर का डेप्रिसिएशन। हाँ, 3,60,000 का 20%। सब पुराना हो गया। ओपनिंग में है ना 288, बोल ले। मतलब तुम अपने मन से एक्ट बनाना चाहते हो आज से? नहीं, कह रहा है बच्चा कि हम अपने मन से एक नया कानून लगाएंगे आज से कि दाएं चलो। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। हमने कंसेप्ट भी समझाया, डेप्रिसिएशन भी उसी के अकॉर्डिंग चले। अब तुम यहां पर एक नया सेंटेंस जोड़ना चाहते हो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, तो नहीं कर सकते ना। अपने मन से एक्ट की डेफिनेशन डालोगे, बोलो ना। जो करोगे वो तो एक्ट के हिसाब से चल रहा है ना तुमको। ऐसे तो कई चीज़ें मानने वाली आती, उन्हीं मानने वाली चीज़ों को हटाने के लिए ये रूल लाया गया कि बेटा बाएं चलो। नहीं, हम तो मान कर चलेंगे, रूल बनता दाएं चलो। तो ऐसे थोड़ी मानना पड़ेगा, वो तो जो बना हुआ है अब उसी के हिसाब से आपको चलना है। क्यों बना वो मैंने कंसेप्ट समझा दिया, रीज़न दे दिए। अब आप उसमें अपनी आप चीज़ें नहीं ले आ सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते अपने हिसाब से चीज़ों को। थैंक यू बच्चों।